अंकित शादी करके अपनी बीवी को घर लेकर आता है। अंकित की माँ रमा अपनी बहू गोपी और बेटे की आरती उतारती है और दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी गोपी कहती है, माँ जी, ये गहने बहुत भारी है, इसे आप ही रख दीजिए। हमारे पास रहेंगे तो कहीं भी गुम हो सकते हैं। हम चाहते हैं आप ये गहने अपने संदूक में संभाल कर रख दो। अरे वाह, ये होती है गांव की बहू। आए हाय बहू, तू तो मेरे लिए घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तेरे आते ही मेरा संदूक गहनों से भरने लगा। आज इतने सालों बाद मैं अपने संदूक में गहने रखूंगी। हाँ माँ जी, लीजिए ये गहने रख दीजिए, इन भारी भरकम गहनों को संभाल कर। क्या है ना, हमारा गला दुखने लग गया है ये भारी भरकम गहने पहनकर। अरे लाला बहू, जल्दी दे मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो सबसे पहले चोरी करने की ही सोचेगा। क्या बात करती हो माँ जी, आपके यहाँ चोर भी है? हमरे गांव में कोनो चोर नहीं है। बस एक बार हमरे गांव में एक चोर आया था, इसको पकड़कर इतना मारे कि वो खुद चोर ही हमारे घर की रखवाली करने लग गया। गोपी रमा के हाथ में रख देती है। तभी उसके हाथ से जेवर गायब हो जाते हैं। अरे कहाँ गए जेवर? अभी तो मेरे हाथ में थे। अरे कहीं गिर तो नहीं गए? रमा जेवर ढूंढती रहती है और तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। अरे ओ रमा, ऐसे घूम घूम कर क्या ढूंढ रही है? गिर जाएगी। क्या बताऊं, अभी मेरे हाथ में इतने सारे जेवर थे, पता नहीं अभी कहाँ गायब हो गए। मेरी बहू का जेवर था, अगर कहीं गुम हो गया तो बहू को मैं क्या बोलूंगी? कहाँ रख दिया मैंने जेवर? पागल हो गई है क्या? जेवर कहाँ है तेरे पास? और ये बहू का क्या चक्कर है? तेरी बहू अभी तक आई ही नहीं है। भला वो अभी कैसे आ सकती है? उसी के स्वागत के लिए तो मैं आई हूँ, और आकर देखा तो तू इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। अच्छा, मतलब मैं सपना देख रही थी। अरे शांति, अभी से मुझे गहनों के सपने आने लगे। वैसे मैंने सुना है सच्चे मन से देखा हुआ सपना सच होता है। ओहो, क्या बात है, गहने मिलेंगे मुझे, गहने। ज्यादा मत सोच और ना ही ख्यालों में उड़ाकर। पता नहीं कब तू ऊपर से नीचे टपके। अरे नहीं, मेरी बहू गांव से है और तुझे तो पता ही है गांव की लड़कियां कितनी सीधी सादी होती हैं। अच्छा, गांव की बहू लेकर आ रही है। सही है, सीधी सादी बहू लाकर सारे गहने तू ही रख लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसका गहना उसका ही रहेगा, बस पास में मैं अपने रखूंगी। चल अब बहुत देख लिया सपना, बहू आने ही वाली होगी, उसकी तैयारी करते हैं। बहू के आने की तैयारियों में रमा और उसकी पड़ोसन लग जाती हैं। कुछ देर में बहू आ जाती है और रमा उसका स्वागत करती है और अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, क्या खूबसूरत गहने पहनी हो। देखकर तो लग रहा है बहुत महंगा है। बहू, ये हार देखकर तो लग रहा है हीरो का हार है। आपको लग रहा है? अरे माँ जी, ये लग नहीं रहा है, सच में हीरो का हार है। बहुत महंगा हार है, हर कोई खरीद नहीं सकता इतना महंगा। अच्छा बहू, तू कुछ भूल तो नहीं रही है? नहीं तो, हमको नहीं लगता कि हम कुछ भूल रहे हैं। ठीक है माँ जी, क्या अब हम सोने जा सकते हैं? अरे बहू, मुझे गहने तो देख लेने दे। माँ, अगर आपका गहना देखना हो गया हो तो क्या हम सोने जा सकते हैं? बहुत थक गए हैं हम, कल बात करेंगे आपसे। हाँ बेटा, बहू को लेकर अंदर जाओ। क्या रमा, तू भी? अभी तो ये दोनों थक हारे आए हैं, तुझे भी अभी ही देखना है हार और ये जेवर। वाह, तू मेरी तरफ से बोल नहीं सकती थी कि बहू अपना भारी भरकम हार अपनी सास को दे दे। तुझसे खो खा गया तो क्या करेगी? अरे ओ पागल, तेरी बहू अब तेरे ही घर में रहेगी ना। जब मन करेगा तू अपनी बहू का हार उसी से ले लेना। मना तो करेगी नहीं तुझे वैसे भी। जब तू उसे मुंह दिखाई में 9 लाख का हार देगी ना, तो वो खुश होकर तुझे अपने सारे जेवर दे देगी। आए हाय, तेरे मुंह में घी शक्कर। जैसा तू बोल रही है सब कुछ वैसा ही हो। ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ, कल की तैयारी के लिए आती हूँ। वैसे तूने अपने मोहल्ले में सभी औरतों को बुला तो लिया है ना? अरे हाँ, उसकी फिक्र मत कर। मैंने पूरे मोहल्ले को निमंत्रण पत्र दे दिया है अपनी सुंदर सी बहू के मुंह दिखाई के लिए। पड़ोसन भी अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह रमा और पड़ोसन अपना घर फूलों से सजाती हैं। और फिर गोपी सज धज कर रसोई में जाती है और वो रमा से बोलती है, माँ जी, आज हमारा इस घर में दूसरा दिन है और आज हमारी पहली रसोई है, तो आज आप हम सबको उपहार देंगी ना? वो क्या है ना, हमको फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेजनी है गांव में।
अच्छा, तो तुमको गहने की फोटो खींचना है। ठीक है, हम अभी ला कर देते हैं। वैसे तुम्हारा हीरो का हार कहाँ है, वो क्यों नहीं पहन रही हो? माँ जी, वो हमारी शादी में किसी ने वो हार देखा था, इसीलिए हम उन सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारी सासू माँ हमसे कितना प्यार करती है और हमारे लिए कितना महंगा गिफ्ट लाई है। देख रमा, तेरी बहू तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है। अब तू बहू को वो 9 लाख का हार दे ही दे। क्या 9 लाख का हार? अरे मोरी मैया, हम तो आपके फैन हो गए सासू माँ। आपने हमारी इज्जत रख ली। हमने अपने दोस्तों को बताया था। क्या बताया था अपने दोस्तों को? हमको भी बताओ। हमने उनको कहा था कि जितना महंगा हार हमारे घर वाले दिए हैं ना, उससे भी महंगा हार हमारी सासू माँ देंगी। अब आप हमको सच में इतना महंगा हार दे रही है, ये सोचकर ही हम फूले नहीं समा पा रहे। रमा, अब तू बहू को वो हार दे ही दे। देख कितना खुश हो रही है। हाँ, अभी ला कर देती हूँ। लेकिन बहू, अपनी पहली रसोई तो पूरी कर ले, फिर तेरी कल मुंह दिखाई भी करनी है। रमा की बात सुनकर गोपी जल्दी से जाकर हलवा बनाती है और फिर रमा उपहार में उसे हार देती है। ऐसे ही करते हुए 6 दिन गुजर गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। अचानक से 7वें दिन गोपी अपनी सास से झगड़ा करते हुए बोलती है, माँ जी, हमको ये बताइए कि ये हार हमको नकली दिए हो ना? अगर आप असली हार नहीं दे सकती तो काहे का नकली दिए हो? तुम्हें किसने कह दिया कि ये हार नकली है? अरे मेरी सास ने मुझे दिया था और मैंने तुमको दिया, तो उस जमाने का हार है ये। तो बताओ कैसे ये नकली हुआ? हमको कुछ नहीं पता। हमारे एक दोस्त बोल रही थी, ऐसा हार जिसमें चमक ही नहीं, ये तो पक्का नकली हार है। अगर असली होता तो पक्का इस हार में चमक होती। अरे ऐसा नहीं है। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ सोनार के पास जाकर उनको दिखाओ और पूछो क्या ये नकली है या असली। हाँ, हम यही करने वाले हैं। अभी जाते हैं सोनार के पास और जाकर देखते हैं हमरे बाबा ने ही महंगा हार दिया या आपने। अकेली मत जाओ, अंकित को भी साथ लेकर जाओ बहू। अगर इतना महंगा हार कहीं खो गया तो कहाँ बनवाते फिरेंगे दोबारा। माँ जी, आपके पास तो बहुत गहने हैं, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? अरे गहने हैं तो क्या इस गहने को हाथ से जाने दूं? बहू को आए 7 दिन भी नहीं हुए और गहनों को लेकर मुझे ही झूठा बोल रही है। रमा की बात सुनकर गोपी मुंह बनाते हुए उसे हार को अपने सभी महंगी चीजों को लेकर चुपके से निकल जाती है। कुछ देर बाद अंकित और रमा बातें कर रहे थे, तभी हाफती उसकी पड़ोसन उसके घर आकर बोलती है, अरे अरे रमा, भाग गई तेरी बहू। अरे भाग गई, तेरा गहना लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी बहू तो अभी सोनार के पास गई है मेरा दिया हुआ हार दिखाने। तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे रमा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो तेरी बहू है, मैं अच्छे से पहचानती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे अंकित, उसके माई के फोन कर, पूछ जरा उनसे कि उनके घर गई है क्या। अरे रमा, होश में आ। तेरी बहू को आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे और वो भाग गई तेरे जेवर लेकर। बस 7 दिन की ही बहू थी वो। अरे अंकित, जल्दी फोन घुमा उसके गांव और पूछ लड़की का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था ना। अंकित गांव में फोन करके सब बातों का पता लगाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, चाची सही बोल रही थी। आपकी 7 दिन की बहू लड़के के साथ भाग गई, चक्कर चल रहा था उसका। अब भुगतो। गांव की बहू बहुत सीधी होती है ना, भाग गई ना अपने आशिक के साथ। रमा पछताते हुए अपने सर पर हाथ रखती है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बला से दूर रहें। लेकिन रमा ने तो बला को ही गले लगा लिया। ज्योति अपने ससुराल में सुषमा के साथ रहा करती थी, जो कि उसकी सास थी। ज्योति स्वभाव से नकचढ़ी और अकड़ू किस्म की थी। साथ ही वो पहले कभी गांव नहीं आई थी, जिस वजह से उसे गांव में रहन सहन और पहनावे और तौर तरीकों के बारे में कुछ खास नहीं पता था। और ऐसे ही सरोज ज्योति के पास आती है और उससे बोलती है, ज्योति बेटा, आज घर में कीर्तन है तो सारी गांव की औरतें आने वाली हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर ज्योति तो वहाँ से चली जाती है। दोपहर के समय शादी की रस्में शुरू करने के लिए गांव की सभी औरतें मिलकर ढोलक चिमटा लेकर बरामदे में बैठ जाती हैं और माता रानी की जोत जलाकर कीर्तन का आरंभ करती हैं।
तभी सबके सामने ढेर सारा मेकअप किए हुए और फ्लिप कट ब्लाउज के साथ नेट की साड़ी पहने हुए ज्योति आती है। ज्योति को देखकर सारे गांव की औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी गांव में मौजूद एक औरत बोलती है, सुषमा की बहू ने ये क्या पहना हुआ है? ऐसा ब्लाउज पहनने से अच्छा है कि ब्लाउज पहनते ही ना साड़ी को ही ऊपर बांध लेती। जरा भी लाज शर्म नहीं है इसके अंदर। जी ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू शहर से है ना, तो उसे गांव का पहनावा कुछ ठीक से मालूम नहीं है। अरे क्यों? मेरी साड़ी ब्लाउज में क्या कमी है? और मेरी साड़ी का इतना सुंदर तो ब्लाउज है। हाय हाय बहू, ये गांव है जहाँ तू ऐसे अगर बाहर निकलेगी ना तो मर्दों की आंखें तो बाहर निकल के जमीन पे गिर जाएगी। अरे लाज शर्म होनी चाहिए बहू। अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पे रखकर घूंघट निकाल के बाहर जाना चाहिए। अरे आप लोग कौन सी सदी के लोग हो? आज के जमाने में भला कोई घूंघट करता है क्या? आपको मुझे ऐसे कीर्तन में बिठाना है तो बिठा लो, और नहीं बिठाना है ना तो वो भी बता दो। मैं तो अपने कमरे में जाकर फोन चला लूंगी। सरोज जैसे तैसे कीर्तन का मामला संभाल लेती है और ज्योति सर पर पल्लू रख के सभी औरतों के साथ कीर्तन में बैठ जाती है। कीर्तन की समाप्ति होती है और शादी की रस्मों का आरंभ किया जाता है। घर पर ढेर सारे मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि सरोज का घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज्यादातर मेहमानों को जमीन पर बिस्तर लगाकर दे दिया जाता है, जिसे देखकर ज्योति सुषमा से बोलती है, माँ जी ये सब क्या है? जमीन पर कौन बैठता है भला? यहाँ पर कोई रिजॉर्ट वगैरह नहीं है क्या? कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है क्या जहाँ पर गेस्ट के लिए रूम रेंट पर लिए गए हों? बेटा ये गांव की शादी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो जहाँ जगह मिले बस वहीं पैर पसार कर आराम कर लो। सुषमा और ज्योति बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लाइट भी चली जाती है। ज्योति अपने फोन की टॉर्च ऑन करती है और बोलती है, ओह गॉड, बस इसी की कमी रह गई थी क्या? अब पता नहीं ये लाइट कब आएगी। यहाँ पर तो कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी आप ना जाने क्यों इस गांव की शादी में ले आई हो मुझे। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मुझे नहीं जाना किसी भी शादी में, पर आपकी जिद के आगे मेरी कहाँ ही चलती है। ले आई ना मुझे यहाँ। मुझे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है यहाँ। देखेगी भी कैसे बेटा? आजकल के लोग तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या फिर लव मैरिज कर लेते हैं। माँ बाप को बताने का मौका ही नहीं मिलता। असली रीति रिवाज, शादी की रस्में, ये सब कुछ ऐसे ही तो नजर आता है इन गांव की अच्छी शादियों में। अब आगे आगे देख, तुझे और भी बहुत मजा आने वाला है। सुषमा की बात ज्योति ना चाहते हुए भी अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगती है, जिसके बाद सरोज और सारी औरतें मिलकर हाथ के बने पंखों से हवा करती हैं और लाइट के आने का इंतजार करती है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार लाइट आ ही जाती है और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। सुबह के 4 बजते ही घर में शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। तभी ज्योति आंखें मसलते हुए बोलती है, हे भगवान क्या है ये सब? यहाँ के लोग ना तो सोते हैं और ना ही सोने देते हैं। सुबह सुबह इतना शोर मचा के रखा है इन लोगों ने। शादी का घर कम और पागल खाना ज्यादा लग रहा है। हे भगवान मैं कहाँ फंस गई आके। इससे अच्छी तो मैं अपने शहर में थी। शहर की शादियाँ कितनी अच्छी होती है ना। आज के बाद अपने जीवन में कभी भी गांव में नहीं आऊंगी। शादी में तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। शोर की आवाज सुनकर ज्योति भी उठकर बैठ जाती है और देखती है कि चारों तरफ सभी लोग कामों में लगे हुए हैं। कोई सजावट कर रहा है तो कोई सफाई कर रहा था, तो वहीं कोई कपड़ों की पैकिंग कर रहा था। ज्योति भी फ्रेश होकर सभी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है और आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। दूल्हे को तैयार करके थोड़ी ही देर में बिठाया जाता है और ढोल वाले ढोल बजाने लगते हैं। गांव की औरतें घूंघट निकालकर ढोल की आवाजों पर नाचने लगती हैं। ये देखकर ज्योति खुद से बोलती है, ये सारी औरतें मुंह ढककर कितनी परफेक्टली नाच रही हैं। अगर मैंने घूंघट निकाल के नाचा ना तो मैं तो धड़ाम से जमीन पर ही गिर जाऊंगी। बड़ी ही टैलेंटेड है ये गांव की औरतें। और ये ढोल वाला, बताओ चाची जी को इतने भी पैसे बचाने की क्या ही पड़ी थी। एक ढंग का बैंड बाजा ही अरेंज कर लेती अपने बेटे की शादी के लिए। अब पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा इस गांव की शादी में। नाक मुंह मरोड़ती हुई ज्योति शादी में शामिल हो जाती है, जिसके बाद भाभी होने के नाते ज्योति से शादी की काफी रस्में करवाई जाती हैं। फोटोग्राफर ज्योति की बहुत सारी फोटोज खींचता है। रस्मों को करते हुए ज्योति को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सभी का मान सम्मान करते हुए काफी सारे पैसे भी उसे नेक में मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर ज्योति बोलती है, अरे वाह, रस्म करने के पैसे भी मिलते हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी में ये सब कुछ भी होता है।
आज तक शहर की किसी भी शादी में ये सब कुछ होते देखा ही नहीं है मैंने। बारात मंदिर पहुंचती है, जहां पर दूल्हा माथा टेकता है। उसके बाद वो घोड़ी पर बैठ जाता है। सभी लोग खूब नाच गाना करते हैं, जिसके बाद सभी लोग गाड़ियों में बैठकर लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। लड़की वाले भी बहुत ही आदर सम्मान के साथ लड़के वालों का स्वागत करते हैं और ये सब देखकर ज्योति को बहुत अच्छा लगता है। उसे गांव की शादी में मजा आने लगा था। कुछ देर बाद प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है और सभी बारातियों के लिए जमीन पर बैठाकर भोजन का प्रबंध किया जाता है। सभी लोग एक साथ बैठते हैं और पत्तों के बने हुए पतलों में गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है, जिसे खाकर ज्योति का तन मन खुश हो जाता है और वो अपनी पास में बैठी सास से बोलती है, माँ जी, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। आज तक मैंने ऐसा सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ही देखा है। आज पहली बार रियल लाइफ में देख रही हूँ। ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक साथ ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से बैठकर खाने का मजा ही अलग है। और ये जो रस्में है ना, ये तो और भी ज्यादा अच्छी हैं। कितना मान सम्मान करते हैं ना ये लोग एक दूसरे का। शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ तो बस एक दूसरे से मुकाबला करने में लग जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर सब कुछ कितना साफ, स्वच्छ और शुद्ध है। ये तो तूने सच कहा ज्योति। तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई थी, ताकि तुझे भी पता चले कि हमारे गांव के पारंपरिक तौर तरीके क्या होते हैं। चल अब जल्दी से खाना खा ले, फिर दूल्हे की भाभी को ठुमके भी तो लगाने हैं। सुषमा की बात सुनकर ज्योति मुस्कुरा पड़ती है और पूरी बारात प्रतिभोज खत्म करती है और फिर नाच गाना किया जाता है और खुशी खुशी ज्योति अपने देवर को पिहाकर घर ले जाती है और गांव की शादी खूब एंजॉय करती है।